इस समय मेरे साथ मंच पर जो नेता मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अभी हमने एक रील भी दिखाई है और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, मोस्ट हैंडसम पॉलिटिशियन नाउअडेज इन द संसद। चलिए तो जोरदार तालियां हो जाए इस युवा नेता के लिए। और रामविलास जी की विरासत को राजनीति में कैसे आगे बढ़ा रहे हैं चिराग जी, ये समझेंगे। और जो गदा चिराग जी ने उठाई हुई है हनुमान बनकर, उस पर भी सवाल पूछेंगे। तो चिराग जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी आपसे कि आपको बहुत बहुत बधाई। आप मंत्री बन गए हैं और आपने काम भी संभाल लिया है। स्ट्राइक रेट जो है वो 100% रहा है, जिसकी उम्मीद थोड़ा सा संशय था, सबको था, आपके खुद के लोगों को भी होगा, लेकिन आपका स्ट्राइक रेट 100% रहा। ये सीक्रेट क्या है? ये मतलब कैसे एकदम पिता की मृत्यु के बाद घर का खाली करना, चाचा का इस तरीके से अलग होना, पार्टी तक चली जाना और उसके बाद अचानक चिराग पासवान 5 आउट ऑफ 5। शोभना जी, मुझे लगता है, और मैं इस बात को अब अनुभव के साथ कह सकता हूँ, बचपन से बातें सिखाई भी जाती हैं कि परिश्रम, मेहनत का कोई पर्यायवाची नहीं हो सकता। आपकी मेहनत, आपकी लगन आपको हर उस असंभव कार्य में भी सफलता दिलाती है जिसके लिए आप पूरी ईमानदार नीयत के साथ अगर आप प्रयास करते हैं। मेरे लिए पिछले 3 साल सबके सामने ही रहे हैं, कठिन थे, आसान नहीं थे। नेपोकेड मुझे कहा जाता है और स्वाभाविक भी है, मैं तो खैर इसको गर्व से लेता हूँ। रामविलास पासवान जी का सुपुत्र होना, मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी बात है अपने में, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। पर उसके बाद ये जिस जिम्मेदारी के साथ आता है, जिस विरासत को आगे लेके जाने की बात की जाती है, उसको जिस तरीके से मुझसे छीना गया, और तो और मैं अपने पिता का पुत्र सही नातों में हूँ कि भी नहीं, मुझे इस बात तक को भी प्रमाणित करना पड़ा। मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें कही गई जो कि शायद कोई भी बेटा अपने पिता के बारे में, अपने पिता के से उसके संबंध के बारे में शायद नहीं सुन पाता, नहीं बर्दाश्त कर पाता। उस दौर से मैं गुजरा हूँ। आप भावुक हो रहे हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है, बट उस दौर से मैं गुजरा हूँ। बट उस दौर में सिर्फ एक चीज़ जो मैंने नहीं छोड़ी, वो मेरा विश्वास, वो मेरी हिम्मत थी। मैं मानता हूँ सही मायनों में आपकी हार तब होती है जब आप यहाँ से आप हार मान लेते हैं। जब तक आप दिल से हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, आपको तोड़ नहीं सकती। और यही मैंने पिछले 3 सालों में किया, जिसका परिणाम 2024 के लोकसभा के परिणामों में देखने को मिला। लेकिन ये जो ताकत आई, ये जो स्ट्राइक रेट 100% रहा, कहीं इसने आपको ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं कर दिया है? मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि मैं उन परिस्थितियों से गुजरा हूँ। तो मैं जानता हूँ कि जिस दिन आपके अंदर ये घमंड आता है ना, ये अहंकार आता है कि सब मेरी वजह से है और सब मैंने हासिल कर लिया, वो दिन आपके पतन की शुरुआत होती है। मैंने जिस दिन ये परिणाम आए थे, उस दिन भी मेरी पार्टी के नेताओं को मैंने सिर्फ यही आग्रह किया था कि आज तक हम लोग जितनी मेहनत से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए हम लोग कार्य कर रहे थे, अब उससे तिगुनी मेहनत से अब हम लोग को काम करने की ज़रूरत है। और यही पिछले कुछ महीनों से जब से परिणाम आए हैं, उसके बाद से भी बिहार से वही उसी तरीके का संबंध, वही आना जाना, दुख सुख में लोगों के बीच रहना, यही प्रयास कर रहा हूँ। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि ये वो दौर चल रहा है जहाँ पर नीतीश और नायडू मैनेज्ड हैं। मोदी को ये विश्वास है कि 5 साल उनकी सत्ता को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ऐसे में 5 सांसद लेकर चिराग पासवान कौन सी फिल्म का ट्रेलर मोदी को दिखा रहे हैं? कोई ट्रेलर नहीं। और ये विश्वास जो मेरे प्रधान सवाल उठा रहे हैं, ये विश्वास जो मेरे प्रधानमंत्री जी का है, उनके विश्वास में अपनी आवाज़ को मैं जोड़ता हूँ। और ये बात 100% सही है कि ये 5 साल क्या, उसके अगले भी 5 साल 2029 में भी प्रधानमंत्री जी के समकक्ष और कोई नहीं होने वाला। ना सिर्फ ये 5 साल हम लोग की सरकार मजबूती से चलेगी, बल्कि अगले 5 साल भी 2029 के लोकसभा चुनाव में भी आप देखिएगा सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की ही बनेगी। लेकिन चिराग पासवान जब प्रधानमंत्री मोदी के, या ये कहिए कि एनडीए के लिए हुए हर फैसले पर छोटा या बड़ा सवाल खड़ा करते हैं, या कोई वो दिशा लेते हैं जो एनडीए की दिशा से इतर होती है, तो फिर कैसे ये 5 साल सरकार चलेगी? सो आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू। शोभना जी, मेरा गठबंधन 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ। उससे पहले मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी यूपीए गठबंधन के साथ थे
और वो संतुष्ट थे, उसी गठबंधन में रहना चाहते थे। मुझे नहीं पता ये सही शब्द है कि नहीं राजनीति में, बट ये जिद मेरी थी कि हम लोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो उस वक्त प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे 2014 में, उनके साथ जाना चाहिए, क्योंकि उनकी सोच से, उनके विचारों से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने जात पात धर्म मजहब से उठकर उस वक्त 2014 में 125 करोड़ देशवासियों का उन्होंने जिक्र किया, उनको साथ लेकर सबका साथ सबका विकास का उन्होंने मंत्र दिया। इस सोच के साथ मैं इंडिया अलायंस में आया। 2014 में भी अगर आप देखेंगे, उस वक्त भी मैंने एक चीज़ को मैंने ज़रूर प्रमुखता से कहा था कि ये इशू बेस्ड अलायंस है, मुद्दों के आधार पर है। मुद्दे हर किसी के अलग हैं, हर किसी का एजेंडा अलग है। इज द रीज़न व्हाई यू आर अ डिफरेंट पार्टी। नहीं तो आप एक ही दल का आप हिस्सा होते ना, आप गठबंधन में अलग अलग दल क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी की संभवतः प्राथमिकताएं अलग होंगी, मेरी प्राथमिकताएं संभवतः अलग होंगी, और हर कोई अपनी अपनी प्राथमिकताओं का जिक्र। कि आपका वोट बैंक अलग है, उनका वोट बैंक अलग है, और सिर्फ आप अपने वोट बैंक को साध रहे हैं। नहीं, इट्स नॉट अबाउट द वोट बैंक पॉलिटिक्स, इट्स अबाउट योर कमिटमेंट्स, योर प्रायोरिटीज, आपके विचार, आपके सिद्धांत। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जब ये राजनीति शुरू की, उन्होंने उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजनीति शुरू की जिस वर्ग के साथ भेदभाव उन्होंने खुद अनुभव किया। ऐसे में उनकी प्राथमिकताएं अलग थी। मैं उन्हीं का शिष्य हूं, उन्हीं के ही सिद्धांतों विचारों पे आगे चलने का काम कर रहा हूं, तो डेफिनेटली आपके एजेंडाज, आपकी प्रायोरिटीज अलग होती हैं। ऐसे में ये गठबंधन आपको स्वतंत्रता देता है कि आप अपनी बातों को रखें और एक आम सहमति बनती है। हर गठबंधन में हर दल अपनी अपनी बातों को रखता है और उसके बाद एक आम सहमति के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाता है। इस दौरान जिन विषयों का आप जिक्र कर रही हैं, मुझे नहीं पता आगे आप उस पर डिटेल में जाएंगी कि नहीं, बट ये वही विषय हैं जहां पे मेरी प्रायोरिटीज अलग थी और मैंने उसको रखा प्रधानमंत्री जी के समक्ष और उन्होंने उसको सम्मान दिया। ठीक है, अब जिन मुद्दों पर ये मोदी का हनुमान जो है गदा उठा रहा है, उन मुद्दों की भी हम बात करेंगे, क्योंकि चिराग हमेशा ये कहते रहे हैं कि मैं तो मोदी का हनुमान हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये जो हनुमान है इसके हाथ में गदा दिखाई दे रही है। अब ये अपनी एक पिता की छवि से इतर छवि बनाने की भी कोशिश हो सकती है, उस पर भी हम बात करेंगे, उन मुद्दों पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं आपके मंत्रालय पर लौटना चाहूँगी। बहुत भावनात्मक है उस कुर्सी पे बैठना जिस कुर्सी पर आपके पिता बैठे हों, और ये सिर्फ चिराग पासवान के लिए नहीं, मुझे लगता है यहाँ जितने दर्शक मौजूद हैं उन सब के लिए, अगर वो उस कुर्सी पर बैठे या उससे बड़ी कुर्सी पर बैठे तो वो पिता के लिए भी और पुत्र के लिए भी गौरवमयी है। लेकिन मैं चिराग पासवान से इतर ये जानना चाहती हूँ कि चिराग पासवान ऐसे कौन से दो बिंदु हैं जिसमें अपने पिता से अपने को बेहतर मानते हैं, और ऐसे वो दो कौन से बिंदु हैं जिस पर चिराग पासवान ये मानते हैं कि वो रामविलास पासवान के अभी आसपास नहीं पहुंचे हैं, उनकी राजनीति के, उनके काम करने के तरीके के आसपास नहीं पहुंचे हैं। उन्हीं का अंश हूँ मैं, उन्हीं के संस्कार हैं मुझ में, मेरी रगों में उन्हीं का ही खून बहता है। उनका अगर 1% भी मैं बन पाऊँ तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा, बहुत सफल मानूंगा। उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उनका अनुभव 50 साल से ज़्यादा सक्रिय राजनीति का उनका अनुभव रहा, मेरा तो मुश्किल से 10 सालों का, 1 दशक का भी नहीं, उनका 5 दशक से ज़्यादा का रहा। तो ऐसे में उनकी बराबरी करूं, उनकी तुलना करूं, और ना सिर्फ वो बल्कि मुझे लगता है हर वो राजनेता जिन्होंने देश की राजनीति को एक नई दिशा देने का काम किया, मेरे प्रधानमंत्री भी उनमें से एक। चिराग, ये सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि जब आप बैठते होंगे कुर्सी पर तो बहुत सारे वो लोग होंगे जो आपके पिता के साथ भी जुड़े होंगे, जो आपको बताते होंगे कि चिराग यहाँ आपके पिता होते तो ऐसा करते। मैं उन फैसलों की बात कर रही हूँ। हाँ नहीं, बिल्कुल, और कई बार ऐसा मुझे कहा जाता है, और ये मतलब अगेन ये नेपो किड्स की ये प्रॉब्लम है। हमेशा आपकी तुलना की जाएगी, आप अच्छा करें, आप बुरा करें, आपके पिता होते तो वैसा करते, आपके पिता होते तो ऐसा करते, वो तुलना आपकी हमेशा होती रहेगी। पर मैं मानता हूँ कि मैं एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हूँ, एक अपनी सोच है मेरी सोच, जहाँ एक तरफ पूरी तरीके से मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी से पे आधारित है, उन्हीं से ही सब कुछ मैंने सीखा है। बट हाँ, मौजूदा दौर, मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से वो फैसले जो शायद उस परिस्थिति में वो लेते, आज की परिस्थिति में कैसे लिए जाएंगे, उसमें अपनी सोच का इस्तेमाल मैं ज़रूर करता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि मैंने हनुमान का जिक्र किया, और ये जिक्र मैंने नहीं किया, खुद चिराग पासवान ने कहा कि मैं तो मोदी का हनुमान हूँ, लेकिन गदा उठाए हुए हैं। चाहे वो जातिगत जनगणना की बात हो, चिराग पासवान का अपना स्टैंड है, लेटरल एंट्री को लेकर चिराग का अपना स्टैंड है। तो मैं सबसे पहले जातिगत जनगणना पर आना चाहती हूँ। आपकी लाइन अलग है, क्या ये सरकार से नाराजगी जाहिर करने का तरीका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मेरी लाइन अलग कहाँ है? मैं जिस राज्य से आता हूँ, बिहार,
बिहार में जाति आधारित जनगणना हुई है और वो भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की यूनिट की सहमति से ही हुई है। वो लोग उस वक्त उस जनगणना जब हुई थी उस फैसले में वो लोग साथ में थे। देखिए, मैं मानता हूं, जरूर मैं चाहता हूं कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि कई बार केंद्र सरकार और राज्य सरकारें ऐसी नीतियां बनाती हैं जो उस विशेष जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच पर आधारित होती है। ऐसे में उस जाति की आबादी की जानकारी सरकार के पास होनी जरूरी है ताकि उसके अनुपात में वो राशि आवंटित की जा सके। कई बार न्यायालय ने भी इन आंकड़ों की मांग की है कि फलाना जाति की क्या आबादी है। मैं मानता हूं कि ये आंकड़े सरकार के पास कम से कम होने चाहिए। मैं सार्वजनिक करने का पक्षधर नहीं हूं। ये सिर्फ मैं इसी सवाल पे आने वाली थी कि आप कहते हैं कि आंकड़े होने चाहिए लेकिन सार्वजनिक नहीं होने चाहिए, ये विरोधाभास है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इससे समाज में विभाजन हो जाएगा? भाई, दलित को भी तो पता चलना चाहिए, ओबीसी को भी तो पता चलना चाहिए कि हमारी संख्या क्या है। मैं मानता हूं कि इन आंकड़ों की जरूरत उन नीतियों को लेकर है जो नीतियां उनके लिए बनाई जाती हैं। ऐसे में सही अनुपात में वो राशि उनके लिए आवंटित की जाए, इसलिए सरकारों के पास ये आंकड़े होने लोगों चाहिए। को क्यों ना पता चले? समाज में देने का कोई मतलब नहीं है ना। अभी तक जाति के हिसाब से जाने जाते थे, फिर आप प्रतिशत के हिसाब से जाने जाएंगे, तुम इतने प्रतिशत वाले, तुम इतने प्रतिशत वाले। लोगों के बीच इसकी क्या जरूरत है? बट सरकारों के पास इन आंकड़ों की जरूरत है, क्योंकि इस बात का अनुभव मैं खुद करता हूँ। कितनी बार कितनी योजनाएं केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, ये बनाती ही इन जातियों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए। तो ऐसे में जब तक सरकार को पता ही नहीं होगी आबादी, तो सरकार कैसे उसके लिए काम करेगी? आपने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया क्रीमी लेयर का, उस पर भारत बंद का आह्वान किया गया। चिराग पासवान ने उसका विरोध किया, क्यों? हाँ, आपने कहा कि भारत बंद होना चाहिए, आप क्यों उसके साथ खड़े हुए थे? क्यों SC/ST के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की आप उसके खिलाफ नजर आए? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस थी इसको लेकर, और उन ऑब्जर्वेशंस में जिस तरीके से क्रीमी लेयर के प्रावधानों का जिक्र किया गया, वर्गीकरण का जिक्र किया गया, कोटा विद इन कोटा का जिक्र किया गया। देखिए, पहले ये बात समझनी हम लोग को ज़रूरी है कि अनुसूचित जाति ये वो जातियां हैं जो कभी ना कभी समय के किसी दौर में छुआछूत का शिकार रही हैं। ये वो जातियां हैं जिनको संविधान में स्केड्यूल किया गया और इन्हें स्केड्यूल कास्ट कहलाया गया। ये वो कास्ट हैं जो अनटचेबिलिटी का शिकार रही हैं। इनका आधार कभी भी शैक्षणिक नहीं था, इनका आधार कभी भी आर्थिक नहीं था, सिर्फ छुआछूत था। जिनको देखना पाप माना जाता था, गांव के बाहर रखा जाता था, छूना पाप जाता था। और आज की भी तारीख में 21वीं सदी में भी ये उदाहरण शोभना जी हम लोग को देखने को मिलते हैं, जहां एक दलित युवक को ही घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है। आज की भी तारीख में एक IPS ऑफिसर अपनी बारात निकालने के लिए सुरक्षा की मांग करते हैं। मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए व्यक्ति जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर से निकलने के बाद उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। ये भेदभाव आज भी है। क्यों? क्योंकि उसका आधार अनटचेबिलिटी है। तो ऐसे में जब क्रीमी लेयर के प्रावधानों का जिक्र किया जाता है, वो संभव ही नहीं है। जब इससे बड़ी क्रीमी लेयर फिर और क्या बन सकती है? जब व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया, पर अगर उसके बाद भी उस व्यक्ति के साथ अगर छुआछूत हो रहा है, जो व्यक्ति सर्विसेज में चला गया तब भी उसके साथ अगर भेदभाव हो रहा है, तो ऐसे में क्रीमी लेयर कहां से आ सकती है? इसको दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं चिराग। मुझे लग रहा है ये सामाजिक न्याय की बात हो रही है। आपके पिता मंत्री थे, आप खुद मंत्री हैं, आपके चाचा मंत्री रहे हैं। अब आपकी आने वाली पीढ़ी को इस रिजर्वेशन की क्यों जरूरत है? आपको वो सारे संसाधन मिल रहे हैं जिन पर आपका अधिकार है, या एक सवर्ण आप कहिए जो उनको अवेल कर रहा है। तो अगर पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ आपको वो मिलते रहेंगे तो उसकी क्या जरूरत है? ऐसा कौन सा आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? सामाजिक लड़ाई, जो अनटचेबिलिटी की लड़ाई थी उससे तो अब आपका परिवार तो कम से कम बाहर निकल आया है। सामाजिक नहीं निकला ना। मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ शोभना जी। सामाजिक न्याय की लड़ाई पद पाने के लिए नहीं है, सम्मान पाने के लिए है। वो सम्मान नहीं मिलता है आज की भी तारीख में। आज भी जो मैंने आपको उदाहरण दिए, एक मुख्यमंत्री से बड़ा पद और किसका? पर अगर एक मुख्यमंत्री के भी जाने के बाद गंगा जल से धुलवाया जाता है, मेरे खुद के साथ ये हुआ है इन चुनाव प्रचारों में। और सोचिए, जिन्होंने सबसे ज्यादा छुआछूत की लड़ाई लड़ी, उन्हीं बाबा साहब की मूर्ति को जब जाकर मैंने माल्यार्पण किया तो अगले दिन उस मूर्ति को गंगा जल से दूध से धुलवाया जा रहा है। तो आप बताइए, क्या ये भेदभाव नहीं है? मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं, सामाजिक न्याय सम्मान की लड़ाई है।
बराबरी की लड़ाई चिराग, आर्थिक आप स्तर पे मंत्री- बराबरी की नहीं, चिराग, आप सामाजिक मंत्री- स्तर पे बराबरी की लड़ाई है। चिराग, आप मंत्री बने हैं इसलिए बने हैं क्योंकि आप रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, मेहनत आपने की है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन क्या आपके I किसी like the way you boiled it down everything to this, उस हाँ। दलित परिवार का बच्चा कभी मुख्यमंत्री बनने का सोच पाएगा? मैं ये आपसे कह रही हूँ, और मैं नहीं कह रही हूँ। तो दलित ये मैं उन परिवार का तमाम वो लोगों बच्चा, का चलिए concern आपने तो यहाँ show मुझे कर रही हूँ। नेपोटिज्म में आपने मुझे खारिज कर दिया, हाँ। बट मेरे पिता तो नहीं, मैंने उसी आपको संघर्ष, खारिज नहीं किया, मैं आपकी मेहनत को एक्नॉलेज करती हूँ। मेरे आपने पिता बहुत तो सफलता पाई है। मेरे धन्यवाद। मेरे पिता तो उसी संघर्ष से निकल कर आए ना, और पिछली पीढ़ी जो भी आज यहाँ तक पहुंची है, इंक्लूडिंग डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ये सब उसी संघर्ष से निकल कर आए। पर वो संघर्ष आज की भी पीढ़ी को करना पड़ता है, गाहे बगाहे। लड़ाई उस बात को लेकर है। ठीक है, ये जो अभी आपने एक उदाहरण दिया कि घर धुलवाया गया एक मुख्यमंत्री के बाद, क्या अखिलेश जी का जिक्र कर रहे हैं आप? हाँ? क्या आप अखिलेश यादव के घर का जिक्र कर रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री के घर को धुलवाया नहीं, गया कई गंगा ऐसे जल से? उदाहरण है। मेरे राज्य में भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो ऐसे उदाहरण, नाम लेना कोई जरूरी नहीं है, बट ऐसे कई उदाहरण है अलग अलग राज्यों के। मेरे राज्य से भी उदाहरण है, बिहार से भी। ठीक है, लेटरल एंट्री, इस पर भी आप मोदी के खिलाफ खड़े हुए दिखाई दिए और सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। यहाँ तक लोग मजाक करने लगे कि ये यू टर्न वो हो गई है, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग बिल को लेकर हो, चाहे वो लेटरल एंट्री के फैसले को हो, चाहे वो और भी कई फैसले हैं जो मैं अब आपको गिना सकती हूँ। तो ये जो यू टर्न आपकी सरकार को लेना पड़ रहा है, क्या विपक्ष तो विरोध कर ही रहा है, खुद एनडीए गठबंधन से ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं, ये मजबूरी है मोदी सरकार की? क्योंकि जो पिछले 10 साल का टर्म मोदी जी का रहा है, जो उनके काम करने की आक्रामकता रही है, तरीका रहा है, उसमें कभी यू टर्न हमने देखा नहीं किसी नहीं, भी फैसले को लेकर। एक किसानों का जरूर हुआ। जिसको आप यू टर्न कह रही हैं शोभना जी, मैं उसको संवेदनशीलता कहता हूँ। मेरी सरकार आज की तारीख में इतनी सेंसिटिव है कि वो विषयों को समझती है, और ये श्रेय मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मेरे प्रधानमंत्री का हनुमान होकर ही ये बात मैं बोल रहा हूँ ईमानदारी से, क्योंकि उनको मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, और मैंने इस बात का अनुभव किया है कि मेरे प्रधानमंत्री किसी भी विषय को लेकर एडमेंट रुख नहीं अपनाते हैं कभी भी। और ये अनुभव मैं आज ही का ही नहीं बता रहा, मैं पिछले 10 साल से मैं उनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। इन 10 सालों में हर वो विषय जो उनके संज्ञान में लाया गया, जो उनको समझ में आया कि इसको पुनः विचार करने की जरूरत है। मैं 2019 का भी एक उदाहरण देता हूँ, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट, उस वक्त भी इसी तरीके से माननीय न्यायालय के द्वारा ही एक डाइल्यूशन का प्रावधान उसमें जोड़ा गया था, जिससे उस कानून को पूरी तरीके से कमजोर करने का प्रावधान बना दिया गया था। ऐसे में उस वक्त भी प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में इस विषय को हम लोग के द्वारा दिया गया, उन्होंने समझा, इसके लिए एक अध्यादेश लेकर आए और इसको पुनः स्थापित उसी व्यवस्था में किया गया जिस व्यवस्था में ये कानून ओरिजिनली था। ऐसे में लेटरल एंट्री का जो आपने जिक्र किया, ये बात भी मैंने मेरे प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में दी, मेरे साथ कई और साथियों ने भी उनके संज्ञान में दी, और पुनः उन्होंने इस बात को समझा, और ये उन्हीं के ही शब्दों में है कि ये रिजर्वेशन की ये व्यवस्था वैसे ही रहेगी जैसे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के वक्त में इसको बनाई गई थी। देखिए, कुछ कमिटमेंट्स मेरी पार्टी के हैं जिनका मैंने जिक्र किया, और जो हम लोग की प्रायोरिटीज में हैं, ऐसे में अगर उनकी आवाज हम लोग नहीं बुलंद करेंगे तो कौन करेगा? मुझे जातीय जनगणना पे समझ में आता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद होता है, आप हक में खड़े होते हैं, मुझे समझ में आता है, क्योंकि ठीक है आप कहते हैं कि आप एक समाज के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जब आप हर फैसले पर खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो क्या ये रेलेवेंस बनाए रखने की लड़ाई है जो चिराग पासवान लड़ रहे हैं, जो उनके पिता ने बखूबी लड़ी है, हर सरकार में सत्ता किसी की भी रही हो? क्या ये महज 3-4 यही फैसले हैं जो इस सरकार ने लिए? ये सरकार जब से बनी है तब से अभी तक, गिनती मुझे ठीक से याद नहीं, बट 7-8 तो कम से कम ऐसी कैबिनेट की बैठक हो गई होंगी जिसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। होता क्या है ना कि देखना हम वही चाहते हैं, दिखता हमें वही है जो हम देखना चाहते हैं। इन बातों को चिन्हित करके, बिकॉज ये बहुत अच्छी हेडलाइंस बन जाती हैं कि हनुमान प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़े, हमारे ऊपर आरोप लगाते थे। साहब, हमारी नौकरी है हेडलाइंस, आप समझिए हमारी रोजी रोटी है हेडलाइंस। बिल्कुल नहीं। और अगर हम हेडलाइंस ना निकाल पाए, ना दे पाए, तो फिर हमारे दर्शकों के साथ धोखा होगा। चलिए, तो मैं एक नई हेडलाइन देता हूं, मैं चाहता हूं कि आप इसको जरूर बनाएं। मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति बिना किसी संकोच के, इस बात को मैं आज ही मैं कह के जाता हूं, था, है और रहेगा। और ये स्पेस भी मुझे मेरे प्रधानमंत्री ही देते हैं कि जहां पर किसी भी विषय को लेकर असहमति हो तो मैं उनसे जिक्र कर सकूं।
और उस जिक्र को वो सम्मान भी देते हैं। आप ही मुझे बताएं ना कि अगर नहीं होता तो क्यों क्रीमी लेयर वाले प्रावधान में उस कैबिनेट की मीटिंग में मैं भी मौजूद था, क्यों उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ये नहीं लागू होगा, क्यों उन्होंने लैटरल एंट्री को वापस लेने का उन्होंने फैसला लिया। कहीं ना कहीं इस विषय की सेंसिटिविटी को वो समझते हैं और वो सम्मान देते हैं, और इसी सम्मान का कायल हूं मैं, और इसीलिए मेरा समर्पण उनके प्रति था, है और रहेगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है चिराग से बात करके। चिराग एक परिपक्व राजनेता की तरह, परिपक्व नेता की तरह, मंझे हुए खिलाड़ी की तरह आज हर बॉल का सामना कर रहे हैं। चिराग, अब मैं आगे बढ़ूंगी और मेरा सवाल यह है कि दो युवाओं की लड़ाई बिहार में कही जा रही है। एक युवा बिहारी सब पर भारी, पर एक और युवा आपके साथ साथ बड़ा हो रहा है और वो है तेजस्वी यादव। मैंने तेजस्वी जी से भी बात करी, वो खुलकर आपके लिए कुछ नहीं कहते, हालांकि एक छोटा सा आरोप आपने ज़रूर लगाया था उनके ऊपर अपनी माताजी को लेकर, जिसका उन्होंने विरोध किया। आप भी बहुत खुलकर तेजस्वी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। क्या मैं भविष्य में आगे इसको दो लड़कों का साथ बढ़ना देखूं, या मैं ये देखूं कि दो खिलाड़ी, दो मजबूत खिलाड़ी बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ाई करेंगे? मुझे नहीं पता भविष्य के घर में क्या है क्या नहीं है, बट हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जहाँ जहाँ ज़रूरत थी मैंने मुखरता से उनके, मैं देखिए, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी का कभी पक्षधर नहीं रहा। मैंने कभी भी, और आज तक आप निकाल के देख लीजिए, मैंने किसी भी नेता पर कभी कोई व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप मैंने नहीं किए। मैं नीतियों का विरोधी मैं जरूर रहा हूँ, गाहे बगाहे अलग अलग समय पे जो सरकारें रहीं, जिनकी जो गलत नीतियां रहीं, उसको मैंने हमेशा मुखरता से मैंने बोला। ऐसे में 90 का वो दशक भी मुझे याद है, जब उस उम्र में मेरी उम्र के कई युवा को बिहार छोड़कर जाना पड़ा, पलायन का वो शिकार हुए, दूसरे राज्यों में गए, वहां पर उनको अपमानित होना पड़ा। इन सब का जिम्मेदार मैं उस वक्त की सरकार जो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में ही चल रही थी, जिन मेरे छोटे भाई का आपने जिक्र किया, उन्हीं के ही परिवार के सदस्य बिहार में उस वक्त मुख्यमंत्री के पद पर थे। गाहे बगाहे मैंने जरूर इन बातों का मैंने जिक्र किया। उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी जो उनकी भूमिका रही, उस पर भी मैंने सवाल खड़े किए। पर हाँ, उन आरोपों को पता नहीं क्यों आरोप माना नहीं जाता है और कहा जाता है कि मैं उन पर सॉफ्ट रहता हूँ। ऐसा है नहीं। बिहार और झारखंड की लड़ाई के रूप में इसको देखा जा रहा है कि झारखंड में 81 सीटें हैं, जेडीयू ने 11 मांग ली हैं, चिराग पासवान 28 सीटें मांग रहे हैं। क्या इसको ऐसी खबरें तो हैं, हमारे सूत्र तो कहते हैं 28 सीटें 81 में से। अच्छा, मतलब आप खुद ही हंस रहे हैं, तो आपने अपनी बात को नकार दिया है। मुझे लगता है तालियां होनी चाहिए, बड़े खुश हो रहे होंगे सभी लोग जितने भी आपके साथ वो कर रहे हैं। तो क्या कुछ आपको नहीं लग रहा बिहार या झारखंड की, अगर मैं बात करूं, झारखंड में आप अपना क्या भविष्य देख रहे हैं? जब मेरा जन्म हुआ था तो झारखंड और बिहार एक ही राज्य थे। उस नाते मेरी जन्मभूमि झारखंड भी है। ऐसे में मैं चाहता जरूर हूँ। देखिए, अच्छा, अब ये मुझे बताइए, क्या ये गलत सोच है कि पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं अपनी पार्टी के विस्तार की मैं सोच रखता हूँ, और वो हर राजनीतिक दल रखता है और हर राजनीतिक दल को रखनी चाहिए, गलत नहीं है। अगर आप ये सोच नहीं रखेंगे, आज मेरे लिए सबसे बड़ा उदाहरण जिस पार्टी के साथ मैं गठबंधन में हूँ वही पार्टी है। 2 सीटों से 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाला वो दल, उस सोच से ही आगे बढ़ाना कि आप आगे बढ़ सकते हो, ये सोच मैं चाहता हूं कि हर राजनीतिक दल को रखनी चाहिए। और ये एक ऐसी सकारात्मक प्रतिस्पर्धा बनती है जिसमें जो काबिल होगा वो आगे बढ़ेगा। पर अगर आप उस प्रतिस्पर्धा का आप हिस्सा ही नहीं बनेंगे, पहले ही आप सरेंडर करके रहेंगे कि नहीं मेरा तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं, तो नहीं होगा। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि राहुल और अखिलेश का काम जो है वो चिराग पासवान आसान कर दे रहे हैं। विपक्ष को ये बातें हौसला देती हैं, खुशी देती है, पर एक बात मैं विपक्ष को स्पष्ट कर दूं कि दुनिया की कोई भी ताकत मेरे और मेरे प्रधानमंत्री के रिश्तों के बीच में कोई दरार खड़ी नहीं कर सकती। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं चिराग, क्योंकि आपके सामने एक बहुत बड़ा लंबा राजनीतिक करियर पड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप ये यहाँ पर कहते हैं तो ये समझ लीजिए कि आजीवन गठजोड़ जैसा है। विवाह भले ही ना करें, पर आपने मोदी जी के साथ, उनकी पार्टी के साथ एक गठजोड़ की बात कर दी है। मेरे प्रधान, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, प्लीज टेक दिस ऑन रिकॉर्ड, मेरे और मेरे प्रधानमंत्री जी के बीच में दुनिया की कोई ताकत नहीं आ सकती। जो लोग इन बातों को देखकर हमेशा बीजेपी के साथ गठबंधन में रहेंगे, हमेशा आप एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। मैंने बिल्कुल इस बात को मैंने कहा कि मेरे प्रधानमंत्री के साथ दुनिया की कोई ताकत, मेरा कारण ही इस गठबंधन में आना मेरे प्रधानमंत्री थे, और जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं दुनिया की कोई ताकत
कम से कम इस गठबंधन को तो नहीं तोड़ सकती। और जो लोग इस बात को लेकर खुशी मनाते हैं ना, मैं भी सोशल मीडिया पे बहुत देखता हूँ, एंड नेशनल चैनल्स तो फिर भी थोड़ा कम, मैं रीजनल कई ऐसे चैनल देखता हूँ जो रोज़ मोदी के हनुमान हुए अलग, मोदी के हनुमान ने किया अपने ही उनके खिलाफ रण का आगाज़, दुनिया भर की हेडलाइंस में रोज़ सुबह, अभी भी सुबह उठ के मैं ये देखता आ रहा हूँ। इस बात को आप ऑन रिकॉर्ड ले लीजिए, इन 5 साल क्या अगले 5 साल भी एनडीए की इस सरकार और एनडीए के हमारे गठबंधन को दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती। ये मैं दावे के साथ देखिए, बहुत बड़ी खबर यहाँ पर चिराग पासवान ने दी है, और चिराग पासवान ने कहा है कि जब तक उनकी राजनीति रहेगी तब तक वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। ये चिराग, मेरा भी करियर अभी बहुत लंबा है, कई इंटरव्यू में आपसे साथ करूंगी। अब मैं देखिए, यूपी में चाचा भतीजा एक हो गए हैं, क्या बिहार के चाचा भतीजा एक होंगे? आपके चाचा की तो मैं बात कर ही रही हूँ, साथ में मैं तेजस्वी के चाचा के साथ भी क्या आप कभी एक होंगे? मैं नीतीश कुमार जी का भी जिक्र कर रही हूँ यहाँ पे। नहीं, मेरे मुख्यमंत्री जी के साथ आज की तारीख में गठबंधन में हम लोग हैं ही, और ये एक खूबसूरत गठबंधन आज की तारीख में चल रहा है। इस बात से मैं संकोच नहीं करूँगा कि मेरे कंसर्न्स थे, मेरे मुख्यमंत्री जी की नीतियों को लेकर कुछ बातें थीं जिस बात को मैंने सार्वजनिक मंच पे भी उठाया, पर आज की तारीख में मेरे पास गठबंधन के भीतर वो मंच है जहां पे इन बातों को लेकर हम लोग चर्चा कर सकते हैं जब आप एक ही गठबंधन का हिस्सा होते हैं। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में बिहार हो या केंद्र हो, ये बहुत खूबसूरत गठबंधन इन तमाम दलों का, जिसमें जनता दल यूनाइटेड भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, मेरी पार्टी भी है, साथ ही में उपेंद्र जी की भी पार्टी है, मांझी जी की भी पार्टी है, और ये खूबसूरत गठबंधन चल रहा है जिसका लाभ इस बार हम लोगों ने लोकसभा के परिणामों में देखा ही। बिहार में जहां एक अच्छा प्रदर्शन हमारे गठबंधन ने किया, और मैं मानता हूं कि अगले साल होने वाले विधानसभा के चुनाव में भी हम लोग का गठबंधन ना सिर्फ बेहतरीन प्रदर्शन करेगा बल्कि सरकार भी हम लोग बनाएंगे। मैं क्या ये मानूं कि चिराग जी के मन में किसी कोने में विवाह के बाद बिहार का मुख्यमंत्री बनने का भी सपना है? क्या विवाह का सपना तो होगा ही, हर युवा के दिल में होता। बिल्कुल, उससे पहले क्या मुख्यमंत्री पद बिहार का, वो सपना देखते हैं चिराग पासवान? क्या देखते हैं कि इतनी सीटों की संख्या लेकर आएंगे चिराग पासवान की एक बार वो पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बनाएंगे? देखिए, मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। अपने राज्य को एक विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा राजनीति में आने का भी सबसे बड़ा कारण यही रहा कि मैं आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं कि नहीं? आप मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं? मैं बिहार को विकसित राज्य, मैं बिहार को विकसित राज्य बनाना चाहता हूं। भले वो मैं बनाऊं या मेरी जगह कोई भी और उस पद पर बैठकर उन नीतियों को लागू करे जो बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाती है, मैं उसका समर्थन करता हूं। ठीक है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, मोहन यादव कह रहे हैं कि श्री कृष्ण और जयराम बोलना पड़ेगा तभी इस देश में रहना होगा। इस तरह के बयानों की जरूरत आपकी पार्टी के एनडीए गठबंधन के नेताओं को क्यों पड़ रही है? चिराग को ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, बटेंगे तो कटेंगे, ये शायद शब्दों पर अगर किसी को ऐतराज हो, पर सोच पर तो किसी को ऐतराज नहीं हो सकता ना। आपकी एकजुटता ही आपकी ताकत है। क्या हम बांग्लादेश से अपने को कंपेयर कर रहे हैं? ये हमारा अपमान नहीं है? हम बांग्लादेश कभी नहीं हो सकते। मैं ये मानता हूं कि कुछ ऐसे दल हैं जो बांटने की राजनीति को बल देना चाहते हैं। कई ऐसे दल हैं जो चाहते हैं कि खुल के बोलिए ना, कौन से दल हैं? कांग्रेस जैसी पार्टियां, इंडिया अलायंस जैसे दल, क्या ये लोग बांटने की राजनीति को साझा नहीं करना चाहते? क्या आप नहीं बांट रहे हैं हिंदू और मुसलमान में? क्या आप नहीं बांट रहे हैं? मेरी सरकार जब सबका साथ सबके विकास की बात करती है, इसमें कौन बांटना चाह रहा है हिंदू मुसलमान में? बताइए मुझे। आज की तारीख में फिर वही एक क्लीशे साउंड करेगा, बट उस क्लीशे को मैं चाहता हूं कि हर दिमाग में वो छप जाए। आज की तारीख में मुझे बताइए ना, कौन सी ऐसी योजना है जो मेरी सरकार ने हिंदुओं के लिए अलग और मुस्लिमों के लिए अलग बनाई हो? उज्ज्वला जैसी योजना जहां पे हम लोग गैस सिलेंडर दे रहे हैं, कौन सी मुस्लिम महिलाओं को छाट के दिया गया? नहीं है आपके मंत्रिमंडल में कोई ऐसी योजना नहीं है जिसको धर्म के आधार पर बनाया गया हो। मेरे प्रधानमंत्री डे 1 से मैंने शुरू में ही कहा कि जब 125 करोड़ देशवासियों की बात करते थे, आज 140 करोड़ हो गए। मुझे समय की बड़ी पाबंदी है। कंगना जी के साथ आपकी हमने एक बड़ी अच्छी केमिस्ट्री संसद में देखी है, पर कंगना जी मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की मणिशंकर अय्यर और सैम पित्रोदा साबित हो रही हैं। बीजेपी को अभी उनके एक स्टेटमेंट पे क्षमा मांगनी पड़ी है। क्या कहेंगे चिराग पासवान? दोस्त देखिए, कंगना मेरी पुरानी मित्र हैं और मैं मानता हूं कि शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड लेडी। वो अपनी सोच रखती हैं और उसको जाहिर करने से कभी वो हिचकिचाती नहीं है। आप उसकी सोच से सहमत असहमत ज़रूर हो सकते हैं, बट हाँ, आज की तारीख में जब वो राजनीति में हैं
तो पॉलिटिकल लाइंस लेने में से पहले मुझे लगता है उनको ज़रूर सोचना चाहिए, बट मैं इसमें कोई हस्तक्षेप करने वाला नहीं हूँ। वो भारतीय जनता पार्टी का अपना ठीक विषय है है, सीधा पार्टी सवाल ने और इंस्ट्रक्ट सीधा किया है। जवाब बिल्कुल सालों में महीने में दे दीजिएगा, कब शादी कर रहे हैं? देखिए सब लोग ताली बजा रहे हैं यहाँ पे, जल्दी बताइए शादी कब कर रहे हैं? मुझे बहुत सारी लड़कियों ने ये पूछ कहा है कि भाई चिराग जी से जरूर पूछ हाउ लीजिएगा। डू यू एंड व्हाई डू यू आंसर दीज क्वेश्चंस? क्यों नहीं? बट क्यों नहीं? पर क्यों? मतलब एक और चिराग पासवान? एक को झेलने पहले सब। चलिए चलिए, तो देखिए हंसी में टाल दिया तो मतलब जल्दी अच्छी खबर हमें मिलेगी। अरे प्रभु। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद चिराग जी, और चिराग जी ने बहुत बेबाकी के साथ हर सवाल का जवाब दिया। राजनीति में अब एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह चिराग जी को सुना जा सकता है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और जी न्यूज़ पर यह सिलसिला लगातार जारी है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। देखते रहिए जी न्यूज़। जी न्यूज़।